तो रामचंद्र गुहा की 2 किताबें पढ़ना। वैसे तो आप बिजी लोगों, मोदी जी सुबह शाम फोन करते हैं आपको, संसद की तमाम बहस आप ही तैयार करते हैं, पर कभी टाइम मिले तो एक राइटर रामचंद्र गुहा, क्या नाम है राइटर का? रामचंद्र गुहा। इनकी 2 बुक है, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू। कौन कौन सी 2 बुक है? इंडिया आफ्टर गांधी और इंडिया आफ्टर नेहरू। पढ़ना ये किताबें, 2 अच्छी किताबें। 47 के बाद हमारे देश में क्या क्या हुआ था उसकी जानकारियां मिलती है, और ये जानकारियां होनी चाहिए। एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में किन किन परिस्थितियों से देश का निर्माण हुआ था। देश के निर्माण के बारे में पता नहीं हो, फिर हम आगे कैसे निर्माण करेंगे? आप पर जिम्मेदारी है, आप आगे निर्माण। आजाद हुआ तो हम कल ही बात कर रहे थे कि देश की आजादी के बाद में हमारे संविधान में 2 लिस्ट जोड़ी गई, एससी और एसटी। वे लोग जो समाज में रहते हैं पर समाज में उनको बराबरी का दर्जा नहीं है, वे लोग जो समाज का हिस्सा नहीं, इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए इनको आरक्षण दे दिया जाए। क्या कर दिया जाए? तो संविधान, मूलभूत संविधान में अपने 2 ही वर्ग को आरक्षण दिया गया था, एक तो एससी को दिया गया, किसको दिया गया? आजादी के बाद में जब संविधान लागू हो गया, देश आजाद हो गया, जब प्रक्रिया बढ़ने लगी आगे, तब समझ में आया कि नहीं यार, समाज में अभी भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जो आरक्षण के हकदार हैं, अभी भी वर्ग ऐसे हैं जो बाकी लोगों के बराबर नहीं है, जो पिछड़े हुए। जो क्या है? 2 तो पिछड़े हुए छांट लिए, एक तो आपने एससी को कहा ये पिछड़े हुए, एक आपने एसटी को कहा ये पिछड़े, अभी भी कई बच गए तो कहा अन्य पिछड़े। तो क्या कहा गया? अदर बैकवर्ड, अन्य पिछड़े। तो कौन कौन अन्य पिछड़े, कैसे अन्य पिछड़े? तो कहा भाई गांवों में सामाजिक स्थिति का जो आधार है वो है जमीन। आधार क्या है? जिनके पास ज्यादा जमीन है उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी है, जिनके पास जमीनें कम है या जमीनें नहीं है उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं। तो वो वर्ग क्या हो गए? अन्य पिछड़े हो गए। क्या किया जाए? तो कहा साहब इनको भी आरक्षण दो। तो नेहरू जी का पहले कमीशन बनाते हैं, लिस्ट बनाओ वो वर्ग है कौन कौन से। तो लिस्ट बनाई, तो वो जो कमीशन बनाया गया था उस कमीशन का नाम क्या था? काका कालेरकर आयोग। कौन सा आयोग था? काका कालेरकर कमीशन या काका कालेरकर आयोग बनाया गया। काका कालेरकर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट देखा भाई फलानी 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 ये जो जातियां हैं, ये जातियां अभी तक पिछड़ी हुई है, इनको भी क्या दिया जाना चाहिए? आरक्षण। लेकिन नेहरू जी ने उस फाइल पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, नेहरू जी ने वो रख दिया साइड में। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज होती रही, शास्त्री जी की गवर्नमेंट आ गई, इंदिरा जी की गवर्नमेंट आ गई, लेकिन किसी ने भी उस फाइल की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब बाद में एक नई गवर्नमेंट बनी, मोरारजी देसाई। कौन सी गवर्नमेंट आई? 1977। देश में पहली बार कांग्रेस हारती है, देश में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, जनता पार्टी सरकार। कौन सी बनती है? और जनता पार्टी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी भाई देसाई, और मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बन गए। मोरारजी भाई देसाई के टाइम में वापस बात उठी कि साहब कांग्रेस ने अन्य पिछड़ा वर्ग कमीशन बनाया था, लेकिन उस कमीशन की फाइल को उसने लागू नहीं किया। जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के खिलाफ थी, जनता पार्टी की सरकार का कहना था अपने को वो काम करने हैं जो कांग्रेस ने नहीं की। कांग्रेस जिसका विरोध करती थी वो सारे काम अपने लागू करने। कांग्रेस ने अन्य पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया तो ये हम देंगे। तो किसी ने कहा कि साहब ये फाइल तैयार करवाई थी 53-54 में, उसके बाद अब तक कई और पिछड़ गए, समाज में कईयों की स्थिति और खराब हो गई, उनको भी जोड़ लो, बाद में नए सिरे से करवा लो अपने सर्वे। ये कांग्रेस का सर्वे था, अपना एक सर्वे और करवा लो। तो फिर एक कमीशन बनाया गया, 78 के आसपास एक कमीशन और बनाया गया, बीपी मंडल कमीशन। कौन सा कमीशन था? बिहार के एक सीएम हुआ करते थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, क्या नाम था? तो दूसरा ओबीसी आयोग जो बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? लिख लो, बीपी मंडल बराबर दूसरी ओबीसी आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल, बिहार के एक नेता थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, दूसरे ओबीसी आयोग के अध्यक्ष। तो पहले ओबीसी आयोग के अध्यक्ष तो कौन थे? काका कालेरकर, और दूसरे ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। थोड़ी सी बात और सुन लो। अब वो गवर्नमेंट 77 वाली वो गवर्नमेंट थी, 77 वाली गवर्नमेंट कोई कार्रवाई करती, इंदिरा गांधी 77 में चुनाव हारती है, नई पार्टी कौन सी बनती है? जनता पार्टी। जनता पार्टी में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? मोरारजी भाई। पर वो सारे नेता वो थे जनता पार्टी के नेता जो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, तो उनका एक ही टारगेट था कि इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाना, इसलिए सारे एक साथ आ गए सरकार बना ली। पर यार उनमें आपस में तो पहले भी नहीं बनती थी, वो आपस में साथ में इसलिए आए थे क्योंकि सारे मिलकर किसको हटाना चाहते थे। अब इंदिरा हट गई तो आपस में लड़े, किसी ना किसी से लड़ना है अपने को, तो उनमें आपस में गुटबाजियां होने लगी। इंदिरा गांधी घाघ राजनेता थी, और इंदिरा गांधी ने उस सरकार में गृह मंत्री हुआ करते चौधरी चरण सिंह। कौन थे? और उनको इंदिरा गांधी ने कहा
कि चौधरी साहब मैं आपको प्रधानमंत्री बना दूंगी, आप इस सरकार से अलग हो जाओ। तो चौधरी चरण सिंह अपने 56 एमपी लेके उस सरकार से अलग हो गए। जैसे चौधरी चरण सिंह 56 एमपी लेके अलग हुए, सरकार गिर गई। सरकार के पास एमपी कम हुए तो मोरारजी भाई की सरकार गिर गई और 56 एमपी चौधरी चरण सिंह के पास। और कांग्रेस ने कहा कि हम चौधरी चरण सिंह को देते हैं समर्थन, और राष्ट्रपति ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को राष्ट्रपति पद की, वो प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती। तो नए प्रधानमंत्री कौन बना दी गए? चौधरी चरण। कितने एमपी उनके पास? 56। समर्थन कौन दे रही है? कांग्रेस। 56 तो हमारे पास, बाकी हम दे दे, सरकार बनाओ तुम। तो अब किसी भी सरकार को प्रधानमंत्री पद की शपथ तो भले ही ले लो, लेकिन प्रधानमंत्री को लोकसभा में जाके अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। लोकसभा में बताना पड़ेगा कि मेरे पास बहुमत के बराबर मेंबर है। तो लोकसभा के अंदर लोकसभा की कार्रवाई तो जब संसद बैठेगी तब होगी। अब संसद बैठी, लोकसभा में चौधरी चरण सिंह को जाना था। जैसे मान लो आज लोकसभा बैठेगी, सुबह सुबह चौधरी चरण सिंह तैयार हो रहे थे, भाई आज मैं जाऊंगा, 56 मेरे हैं, बाकी कांग्रेस के हैं, और अपने जाके वहां पर कह देंगे कि भाई हमारे पास इतने एमपी पड़े। इंदिरा गांधी सुबह सुबह फोन करती है कि समर्थन वापस लेते हैं। चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री के रूप में संसद नहीं जा पाए थे। किस रूप में संसद नहीं जा पाए? अब पहले वाली गवर्नमेंट गिर गई, ये वाली गवर्नमेंट इंदिरा गांधी ने वापस गिरा दी। अब क्या किया जाए? तो चुनाव। तो 1980 में दोबारा चुनाव है, इंदिरा जीत गई। दोबारा चुनाव में कौन जीत गई? और इंदिरा गांधी लोगों को यह समझाने में कामयाब हो गई कि ये लोग मेरे को हटाने के लिए ही सत्ता में आए थे, बाकी ये तो आपस में लड़ाई करते रहते हैं, इनका देश को आगे बढ़ाने का कोई भी मोटिव नहीं। ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ और देश की जनता ने कहा ना गरीबी हटनी चाहिए, और हम आपके साथ है, गरीबी हटाओ आप। तो 1980 में वापस सरकार किसकी आ गई? कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आ गई। तो उस फाइल पे जो काम होना था, फाइल पे काम वापस बंद हो गया। अब 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है, इंदिरा गांधी का मर्डर हो जाता है। इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ तो 84 में वापस चुनाव हुए। 84 में चुनाव हुए तो इस बार आए राजीव गांधी। इस बार कौन है? राजीव गांधी। एक तो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद की स्वाभाविक सहानुभूति की जो लहर थी, वो लहर कांग्रेस के पक्ष में रहनी थी, और उस लहर में सारे उड़ गए। कांग्रेस को इतनी सीटें मिली, इतनी भयंकर सीटें मिली, आज दिन तक की सर्वाधिक सीटें यदि किसी पार्टी को मिली है संसद में तो कांग्रेस है। वो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 414 सीटें। कितनी सीटें जीत के लाए? 530 सारी है यार, 414 अकेला ही आदमी जीत गया। आप देख लो कि बीजेपी ने पहला चुनाव वही लड़ा था। पहले बीजेपी नाम की पार्टी नहीं होती थी, बीजेपी बनी थी 1980। कब बनी थी? पहले इस पार्टी को बोलते जनसंघ। क्या बोलते? बीजेपी बनी 1980। तो बीजेपी ने पहला जो चुनाव लड़ा था वो लड़ा 1984। बीजेपी के एमपी जीते 2। कितने एमपी जीते? 414 तो कांग्रेस ही जीत गई, तो बाकी सबके 2-2 एक ही जीतने थे, तो 2 जीत के आए थे बीजेपी की। ये हालत थी बीजेपी वालों की, या किसी भी पार्टी की, सब पार्टियों की ये हालत हुई। और राजीव गांधी बम्पर बहुमत के साथ है। इंदिरा गांधी वाली लहर, उसके बाद में राजीव गांधी की क्लीन छवि। राजीव गांधी एकदम यूं, भाई राजीव गांधी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो था ही नहीं। इंदिरा गांधी के राज में भी यदि पॉलिटिक्स उनके परिवार से करता था तो संजय। पॉलिटिक्स कौन करते थे? संजय, जो राजीव के छोटे भाई थे। बस संजय गांधी का 1980 में प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है। राजीव गांधी कांग्रेस के महासचिव जरूर थे, पर उनका कांग्रेस से कोई भी लेना देना नहीं। वो सीधे सज्जन आदमी थे। जयपुर से दिल्ली के बीच की एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ाया करते, पायलट थे, प्रोफेशनल पायलट थे। दिल्ली से जयपुर के बीच की जो एयर इंडिया की फ्लाइट है वो राजीव गांधी उड़ाते। 5 डे वीक, 5 दिन फ्लाइट उड़ाई। 2 दिन अपनी विदेशी पत्नी के साथ में अच्छे होटलों में जाके खाना खाया। राजीव गांधी की लाइफ इतनी थी। अपने टाबरों को सरिस का रणथंभौर घुमा दिया करते। राहुल प्रियंका सरिस का रणथंभौर घूम के सैटरडे संडे वापस चल जाए। प्रियंका गांधी को टाइगर्स पे बहुत शानदार रिसर्च है। प्रियंका गांधी की टाइगर्स पे बुक लिखी हुई है। प्रियंका गांधी हर महीने सरिस का रणथंभौर आती रहती है। तो छोटे थे तब से ही वो प्रियंका गांधी का रुझान ही था इस साइड में। अब वो सरकार आई, वो जो सरकार आई, उस सरकार के शुरुआत में बहुत शानदार माहौल था। सब कुछ देश में अच्छा चल रहा था, कंप्यूटर आ रहा था देश में, टेक्नोलॉजी की क्रांतियां देश के अंदर आ रही थी। उस सरकार में एक वित्त मंत्री हुआ करते, वीपी सिंह। वित्त मंत्री कौन थे? जो पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और उन्होंने ये कहने शुरू किए कि सरकार में घोटाले हो रहे हैं। सरकार में क्या हो रहे हैं? और उन्होंने थोड़ी थोड़ी, खुद वित्त मंत्री है और ऐसी बातें करनी शुरू की कि सरकार में घोटाले, सरकार में। तो सरकार को लगा ये खराब करेगा, तो सरकार ने क्या किया? वित्त मंत्री से हटा के बना दिया रक्षा मंत्री। क्या बना दिया? कि वित्त वाला छोड़ो, उसको कागज ही मत दिखाओ। हो रहे हैं तो हो रहे हैं, हमारे जाने ना हम जाने। बंदे को वित्त से हटा के कहां भेजा? रक्षा मंत्री में भेजा। रक्षा मंत्री जैसे उस आदमी को बनाया, उसने वो घोटाला खोला रक्षा मंत्री के रूप में जो कांग्रेस का आज भी पीछा नहीं छोड़ रहा, बोफोर्स। क्या खोल दिया? बोफोर्स वाले में लफड़ा यह था कि बोफोर्स वाली तोपें इटली से मंगाई थी। कहां से मंगाई? ससुराल से। क्वात्रोची नाम के एक दलाल का नाम है, क्वात्रोची इटली का था।
तो कह रही दलाल है, इसको भारत सरकार ने पैसे दिए, ये ज्यादा रुपए हुए, बीच में रुपए खा गए, इस प्रकार की घपले की कई बातें आने शुरू हुई बॉफर्स वाले मामले के अंदर। तो 1988 तक जाते जाते पूरा पॉलिटिकल सीनेरियो चेंज हो गया। 84 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तब कहा जाता था मिस्टर क्लीन, क्या कहा जाता था। अब 1988 तक आते आते देश में नारे लग रहे थे, गली गली में शोर है, प्रधानमंत्री। अब पूरी तरीके से प्रक्रिया चेंज हो गई। इसलिए इस बार राहुल गांधी ने जब ये पहली बार मोदी के लिए कहा था कि चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, ऐसा कहा था, तब मोदी का अगली सभा में भाषण था कि मित्रों पापा के डायलॉग मेरे पे नहीं लगाते, ये डायलॉग तुम्हारे पापा के लिए था, मेरे पे तुम ये नहीं लगाओगे। अब 1989 में जो कांग्रेस 1987 तक अनबिटेबल लग रही थी, कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, 89 तक कांग्रेस की हालत खराब। 89 में चुनाव होने पर कांग्रेस को टक्कर कौन देगा, कौन सी पार्टी कांग्रेस को टक्कर देगी। बाकी पार्टियां तो छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो सारी पार्टियों ने मिलकर फिर एक बार मोर्चा बना लिया, जनता मोर्चा। क्या बना लिया, उद्देश्य क्या, पहले को इंदिरा को हटाने के लिए अलग हुए थे, इस बार किसको हटाने के लिए, राजीव। अच्छा, अब राजीव को हटाने के लिए किसी ऐसे आदमी की आवश्यकता है जो सामने बड़ा चेहरा हो, किसको चेहरा बना के पेश किया जाए, देश को क्या कहेंगे प्रधानमंत्री कौन है, तो वीपी सिंह। वीपी सिंह ने घोटाले खोले तो वीपी सिंह को क्या प्रधानमंत्री बना के पेश किया जाए। पर वीपी सिंह के साथ दिक्कत ये थी कि वीपी सिंह राजा थे, और वीपी सिंह राजा वाली छवि थी, गुलाब के 2 फूल इधर टंगे हुए उस टाइप में रहा करते थे। तो कहा यार जनता कनेक्ट नहीं कर पाएगी, फिर देश में नए नारे बनाएंगे, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। वीपी सिंह क्या है, देश की चुनाव है, और चुनाव में भाई कांग्रेस हार गई। इस बार जनता मोर्चा जीत गया, जनता मोर्चा जीत गया तो उसमें प्रधानमंत्री कौन बने, वीपी सिंह। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। उन चुनाव में बीजेपी को सीटें मिली 89। कितनी सीटें मिली, मतलब पहले 2, डायरेक्ट आप कितने पे पहुंच गए, 90 सीट के आसपास पहुंच गए। तो बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ा, और बीजेपी लगा 2 से 90, और बीजेपी को लगा यदि 150 सीट आ जाए तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। भाई ये वो दिन थे जब गठबंधन की सरकारें बन रही है, गठबंधन में 150 कोई लेके आ गया तो बाकी किसी के 20, किसी के 30, किसी के 50 लेके, जिसके 150 उसका क्या बन जाएगा, प्रधानमंत्री। तो बीजेपी को लगा अपना क्या बनवाते हैं, प्रधानमंत्री। पर ऐसा क्या मुद्दा हो कि अपने को 150 मिले। भाई अब 90 से 150 लाने टफ है, यहां तक तो आगे, पर अब एक एक सीट मारामारी की सीट कैसे मिलेगी। तो बीजेपी ने एक पुराना मुद्दा वापस खोद के निकाला, राम मंदिर। कौन सा निकाला, और फिर नया नारा तैयार करा, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही, जो राम राज की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और आडवाणी जी ने कहा कि मैं सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा निकालूंगा। कहां से कहां तक की, दोनों बहुत सोच समझ के ले गए। सोमनाथ का मंदिर वो है जो गजनवी गोरी द्वारा बार बार तोड़ा गया, यहां से लेके अयोध्या तक की यात्रा करेंगे। अयोध्या का मंदिर भी तोड़ा गया था, तो तोड़ से तोड़ की तरफ, यहां से यहां तक की हम यात्रा करेंगे। और जैसे ही आडवाणी ने यात्रा करनी शुरू की, देश की जनता बावड़ी। उन दिनों देश में वैसे रामायण सीरियल आ रहा था, टीवी पे क्या आ रहा था, रामायण। और रामायण सीरियल का भारत में यह था कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में रामायण सीरियल आता था, इसलिए दुकानों के बाहर लिखा जाता था दुकान 1 से 2 बजे के बीच में बंद रहेगी, क्योंकि इस समय रामायण का प्रदर्शन होता है। ये वो था जब गांव में एक ही टीवी हुआ करता, और सारे गांव वाले उसी टीवी के सामने हाथ जोड़ के रामायण देखते, और चप्पलें घर से बाहर उतारी जाती। ये वो दौर था कि राम बने हुए अरुण गोहिल, और सीता, मैं नाम भूल गया उनका, कौन थे, दीपिका, ऐसा चिकोलिया चिकलो ऐसा कोई नाम था। वो दो राम और सीता और लक्ष्मण जो भी बने हुए लोग थे, वो मार्केट में जहां चले जाते लोग उनके धोखा खाया करते थे। और दीपिका चिखलिया का मुझे याद है, वो एक बार एक साड़ी की दुकान में साड़ियां लेने के लिए चले गए थे, हिट हो गया था उनका सीरियल, पैसे मिले थे उनको खूब। साड़ी की दुकान साड़ी लेने के, दुकानदार ने साड़ियां दिखाई, उन्होंने 5-7 साड़ियां पसंद की और पैक करके कहा बिल बनाइए। और जैसे उन्होंने कहा बिल बनाइए, दुकानदार रोते हुए उनके पैरों में नतमस्तक, और उसने कहा मां सीते, ये पाप का भागी तो मत बनाइए, आपसे पैसे लेकर कहां जाएंगे हम लोग। ये वो अलग सा दौर हुआ करता देश में। और उस दौर में आडवाणी जी ने अपनी रथ यात्रा शुरू की। रथ यात्रा शुरू की तो सारे के सारे हिंदू किधर जा रहे हैं, रथ यात्रा। उन दिनों रथ यात्रा में रथ था वास्तव में, आडवाणी जी थे साथ में, और माइक वाइक ठीक करने वाले होते मोदी जी। आप देखना वो सारी फोटोज में माइक सारे मोदी जी ठीक है। तो मोदी जी साधारण आरएसएस के कार्यकर्ता थे, आडवाणी जी बहुत बड़े नेता थे, तो वो भाषण लिखना, माइक वाइक ठीक करने, सारी जिम्मेदारी इन्हीं की थी। उस रथ यात्रा की पूरी जिम्मेदारी इनकी थी। उसमें साथ में जनता की भावनाओं को और थोड़ा बढ़ाने के लिए साधु लिए गए साथ में। साधु आगे खड़े रहते, साधुओं को देखे थोड़ा जनता को और भला लगे। और साधुओं के हाथ में वो होता कमंडल। क्या कमंडल कलश होता, तो साधु यू लेके चलते रहते, भिक्षा वाला जो होता कमंडल, वो कमंडल लिया हुआ, और देश की जनता सारी उस तरफ जाए। वीपी सिंह की गवर्नमेंट हिल गई,
और वीपी सिंह की गवर्नमेंट, वीपी सिंह की गवर्नमेंट में बीजेपी शामिल है, वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री बने उस सरकार में बीजेपी भी शामिल है। तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट, अब अलग अलग पार्टियां थी, बाकी पार्टियों को लगा कि बीजेपी लीड ले गई और दोबारा चुनाव हुआ तो बीजेपी प्रधानमंत्री बनाएगी, तो अपने क्या करेंगे, तो बाद में कहा रहे ये तो बीजेपी को रोका जाए, कैसे क्या किया जाए। तो वीपी सिंह के पास में एक युवा नेता गए, शरद यादव। कौन नेता गए, अब तो खत्म हो आगे, किसी टाइम में अच्छे लीडर थे बिहार के, अब तो कुछ ही कोई नहीं जानता, खत्म ये पूरी पार्टी उनकी। अब तो शायद कांग्रेस में विलय कर दिया उन्होंने पार्टी का, कांग्रेस में उठ गया, पता लल्लू वाली पार्टी में विलय कर कुरा लिया। शरद यादव वीपी सिंह के पास गए, उन्होंने जाकर कि वीपी सिंह जी ये जो भीड़, हिंदुओं की भीड़ बीजेपी की तरफ जा रही है, इसको रोकने का एक तरीका है। क्या तरीका है, तो गाइस आपके ऑफिस में एक फाइल पड़ी है, बीपी मंडल की फाइल पड़ी है। किसकी फाइल पड़ी है, जो 79 वाली गवर्नमेंट बना के गई थी। इस फाइल को निकाल के इस आरक्षण को लागू कर दो, ओबीसी का आरक्षण को लागू कर दो। और वीपी सिंह ने अगले दिन घोषणा की कि हिंदुओं में इन इन जातियों को आरक्षण दिया जाता है, ये पिछड़ी हुई जाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है। कौन सा है, जिन जिनको आरक्षण मिला वो उस दौड़ में रुक गए। उन्होंने कहा मंदिर बाद में बनाएंगे, पहले नौकरी पाएंगे। तो कमंडल को तोड़ने के लिए मंडल लाया गया था, कमंडल को तोड़ने के लिए मंडल लाया गया। सब फूट कमंडल जाएंगे जब हम मंडल को लाएंगे, ये तुम्हारे सारे कमंडल फूट जाएंगे जब हम क्या लेके आएंगे, मंडल, मंडल को लेके आएंगे। अब वो गवर्नमेंट गिर गई, इधर आपके आडवाणी जी बिहार पहुंचे, बिहार में लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करते गवर्नमेंट गिर गई, गवर्नमेंट गिरते अब क्या किया जाए, तो वापस एक बार बीच में प्रधानमंत्री बनाया गया चंद्रशेखर। किसको बनाया गया, चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री को कांग्रेस ने समर्थन दिया, कांग्रेस ने 6 महीने बाद वो समर्थन वापस ले लिया। अब क्या किया जाए, तो 91 में दोबारा चुनाव हुए। 91 वाले चुनाव में अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा, बीजेपी भी जीत सकती है, जनता पार्टी आ सकती है, कांग्रेस जीत सकती है। और उन्हीं 91 के चुनाव के दौरान राजीव गांधी का तमिलनाडु में असैसिनेशन हो जाता है। राजीव गांधी एक बम विस्फोट में लिट्टे वाले द्वारा मर्डर कर दिया जाता है। तो सहानुभूति एक बार वापस किसके पक्ष में, कांग्रेस। और 91 में वापस किसकी गवर्नमेंट आ गई, पीवी नरसिम्हा राव भारत के क्या बन गए, प्रधानमंत्री। अब कांग्रेस ने एक बात को नोटिस किया, कांग्रेस ने एक बात को नोटिस किया कि जनता पार्टी के साथ तो चलेगी ओबीसी, ओबीसी किसके साथ चलेगी, जनता। हिंदुओं में ओबीसी निकाल दो तो एससी एसटी पहले से कांग्रेस के साथ में थी, जो जनरल कास्ट, जिसको जनरल कास्ट बोलते थे, वो रह गई बीजेपी के साथ। इसलिए बीजेपी को बोलते ही थे कि ये ब्राह्मण बनिए और ठाकुरों की पार्टी है, ये शहर वालों की पार्टी है, इनकी पार्टी और किसी की पार्टी, इनको वोट यही देते हैं, ओबीसी जनता पार्टी को वोट देते हैं। तो कांग्रेस को लगा हिंदू तो पूरे जनता पार्टी और बीजेपी की तरफ चले गए, अपने पास ले दे के बचा एससी एसटी और मुसलमान, ऐसे तो कैसे पार पड़ेगी। उन्हीं दिनों देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था बेहद गड़बड़ाई हुई थी, बहुत भयंकर ढंग से हमारा देश कर्जे में था, हमारे पास 15 दिन का राशन था। यदि आपको ढंग से देश को नहीं संभाला गया तो 15 दिन बाद आपको कटोरा लेके इधर उधर घूमना पड़ेगा, हालत ये थी। पीवी नरसिम्हा राव अमेरिका के पास गए, अमेरिका को जाकर अमेरिका बचा, जैसे तैसे करके बचा, मर जाएंगे 15 दिन बाद, हमारे पास कुछ नहीं है, तेल लाने के पैसे नहीं है, गाड़ियां खड़ी हो जाएगी सारी की सारी। तो अमेरिका ने कहा पैसे दे देंगे, जितने कहोगे उतने दे देंगे, लेकिन हमारी सारी बातें माननी पड़ेगी। तो मानने के लिए तैयार, क्या बातें मानिए, बातें मानिए, हमारा माल बिकना चाहिए तुम्हारे मार्केट के अंदर। हमने कहा तुम बेचोगे वो बेच लेना, पैसे दो तुम। तो अमेरिका ने अपने को आईएमएफ और डब्ल्यूबी से पैसे दिलवाए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक से क्या दिलवाना शुरू किए, पैसे। तो मार्केट खोला और हमने मार्केट खोल दिया। हमने कहा मार्केट में कोई भी आके हमारे सामान बेच सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि 91 में हमारे देश में एलपीजी लागू हुआ। क्या लागू किया गया, लिबरलाइजेशन। हम लिबरल हो गए, पहले हम कठोर थे, बाहर का कोई भी माल बिकने, अब हम लिबरल है। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनियां आगे सामान बेच सकती है, वरना पहले था केवल सामान कौन है, अधिकार किसका है, सरकारी। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब में जो देश है वो आके बेचो, कोई आगे बेचो। पहले हमारे कानून टफ थे, कानून हमने लिबरल कर दी, पहले केवल सरकार का नियंत्रण था, अब हमने किसके सेक्टर में दिया, प्राइवेट। पहले हम कहते थे ये देश बेच सकता है, ये देश नहीं बेच सकता, अब हमने कहा कोई भी देश आके बेच सकता है, मार्केट खोला। क्या खोल दिया, इसलिए कहा जाता है कि 91 के बाद भारत की राजनीति 3M के आसपास घूमती है। किसके आसपास घूमती है, इसके अंदर जनता पार्टी कर रही थी मंडल, इसमें बीजेपी कर रही थी मंदिर, कांग्रेस कर रही थी मार्केट। कभी कोई इंटरव्यू में आपसे पूछा कि 91 के बाद की इंडियन पॉलिटिक्स 3M के आसपास घूमती है, 3M क्या है, मंडल, मंदिर और जनता पार्टी कर रही थी हम क्या लागू करेंगे, मंडल लागू करेंगे, बीजेपी कर रही थी क्या बनाएंगे, और कांग्रेस कर रही थी हम क्या खोल देंगे। इसलिए 91 के बाद मार्केट खोला गया, इसलिए आपके देश में कोका कोला आई, क्या ही, उससे पहले देश में नहीं बिकती थी। ये सब चीजें बैन थी, बाहर की कोई भी चीज हमारे नहीं आ सकती। और हालत तो बहुत खराब थी, चीज ये हालत हुआ करती थी, यदि आपको स्कूटर खरीदना है, क्या खरीदना है,
तो 3 साल पहले गवर्नमेंट को कहना पड़ता था स्कूटर लेंगे। गैस का सिलेंडर खरीदना है तो 12 महीने पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती थी। टेलीफोन का तार खरीदना है तो 12 साल लग जाते थे। टेलीफोन नहीं लगता था, हर कोई टेलीफोन नहीं लगा सकता। मतलब थोड़ी सी भी महंगी चीज खरीदने तो गवर्नमेंट पूछती कि कहां से लाया पैसे, जब मेरे पास पैसे टैक्स दे, जितना कमाते हो तो सरकार को टैक्स दीजिए। सरकार का पूरा जाल 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 था। 91 के बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा काम यह है कि कांग्रेस मार्केट खोल गई। नरसिम्हा राव भारत के महानतम सर्वकालिक प्रधानमंत्री है। जिस दिन देश का 1947 के बाद का सही इतिहास लिखा जाएगा उस दिन बताया जाएगा इस देश को पुनर्जीवित करने वाला आदमी पीवी नरसिम्हा राव था। पीवी नरसिम्हा राव के साथ में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो दक्षिण भारत के थे, इसलिए हम लोग उनको उतना याद नहीं करते। उससे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वो कांग्रेस में थे और गांधी नहीं थे। कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा किसी को याद नहीं किया गया, इसलिए पीवी नरसिम्हा राव का तो कांग्रेस वालों ने दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। अंतिम संस्कार के लिए भी उसके परिवार वाले हैदराबाद ही लेके गए थे, ना दिल्ली में तो तुम्हें बाढ़ने भी नहीं देंगे इस आदमी को, इसको लेके जाना तो वहां लेके जाओ। मौनी बाबा चुपचाप रह के भगवान जाने क्या क्या कांड कर गया वो आदमी। उस आदमी लीला ही अपरंपार थी तो मार्केट खोल के चला गया। तो याद रखना 91 के बाद भारत में एक पॉलिटिक्स है कमंडल वर्सेज मंडल। कौन सी पॉलिटिक्स है? कमंडल वर्सेज मंडल। एक पॉलिटिक्स है भारत में 3M। कौन सी पॉलिटिक्स है? लिख लो 3M, मंडल मंदिर मार्केट। इंटरव्यू में कभी काम आएगा, कोई पूछे तो। के बाद हमारे देश में क्या क्या हुआ था उसकी जानकारियां मिलती है और ये जानकारियां होनी चाहिए। एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में किन किन परिस्थितियों से देश का निर्माण हुआ था। देश के निर्माण के बारे में पता नहीं हो फिर हम आगे कैसे निर्माण करेंगे? आप पर जिम्मेदारी है, आप आगे निर्माण करोगे।